तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ टॉप कीपर तो पहुंच जाता है, वो एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन सेम उसी वक्त बैट एम्परर फिर से अपनी सेना लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उसके साथ ब्लड डीमंस होते हैं, वो सारे ब्लड डीमंस वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि जो डीमन किंग होता है यानी कि जो डीमन एम्परर होता है वो अपने सारे के सारे बाकी के डीमन एम्परर से कहता है, जो बाकी क्लैन के लीडर्स होते हैं उनसे कहता है जहाँ पर मेरी मदद करो ब्लड सेक्टर के डीमन एम्परर को दोबारा से वहीं पर सील करने के लिए जहाँ पर इसे पहले सील किया गया था। निगल एम्परर सामने खड़े होते हैं और उसके सामने बैट एम्परर होता है। तो बैट एम्परर उसके सामने खड़ा होकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो विंड ईगल उसके अटैक को अवॉइड करते हैं, फिर से उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, ग्राउंड के अंदर से फिर से एक टेंटिकल निकलता है। विंड ईगल एम्परर के ऊपर अटैक होता है। विंड ईगल एम्परर जल्दी से जंप करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं और अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। इनका जो डीमन एम्परर होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्लड डीमन सेक्टर का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। डीमन एम्परर अपने साथियों से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ब्लड सेक्टर का ये डीमन एंसेस्टर डीएटी डीमन ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। अगर ये यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट से बाहर निकल गया तो यह हम सभी डीमंस को मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे पहले कि हमारी 9 डीमन अवीस को यहाँ पर बर्बाद कर दे, हमें पहले इसे बर्बाद करना होगा। चलो मिलकर इसे मार डालते हैं। तो वो सारे के सारे क्लैन के जो एम्परर्स होते हैं वो जल्दी से उस बड़े से ककून के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल माउंटेन के सामने एक बड़ा सा ककून अपीयर होता है जिसके अंदर वो एंसेस्ट्रल डीएटी होता है जिसे बाहर निकलने के बाद तबाही मचानी है। सभी लोग ककून के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ककून को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो ककून बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी शील्ड भी काफी स्ट्रांग होती है। डीमन एम्परर भी अपनी कोशिश करके देख लेते हैं लेकिन वो भी इसको तोड़ नहीं पाते। बैट एम्परर उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, सभी एम्परर्स हो लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर इस ब्लड ककून को नहीं तोड़ सकते। बहुत ही जल्दी हमारे ब्लड सेक्टर का डीएटी जागने वाला है और इसके जागने के बाद तुम सभी लोग मरोगे। डीमन एम्परर खुद वहाँ पर सामने खड़े होते हैं उस बड़े से ककून के सामने और कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर इस बड़ी सी सील को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक डीमन एम्परर यानी कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगा। उस एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं, मैं इस एंसेस्ट्रल टैबलेट की पावर को एक बार फिर से यूज करूंगा और तुम्हें दोबारा से उसी जगह के ऊपर इम्प्रिजन कर दूंगा, यानी दोबारा से उसी जगह पर कैद कर दिया जाएगा जहां से तुम निकले हो। डीमन एम्परर कहते हैं, चलो ठीक है अब देखना मैं क्या करता हूँ। एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर जाकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस बड़े से ककून के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि उस ककून के अंदर भी दिखाते हैं जो एम्परर डीएटी होता है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। डीमन एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बड़े से ककून के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन डीमन एम्परर खुद भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं और उसकी शील्ड की पावर भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी उसके साथ टकराने के बाद डीमन एम्परर खुद ही पीछे गिर जाते हैं। डीमन एम्परर कहते हैं, इस ककून ने अभी से यहाँ पर हमारे बहुत सारे डीमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारे के सारे डीमन एम्परर जिनको इन्होंने मारा था उन सभी की एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर तक इसको यहाँ पर इम्प्रिजन कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डीमन एंसेस्ट्रल टैबलेट ही इसको यहाँ पर रोक सकता है, लेकिन उसकी फुल पावर को यूज किए बिना हम लोग इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारे डीमन एम्परर हमारे याओ को कहते हैं, वो याओ के दिमाग में एक मैसेज भेजते हैं और उसे कहते हैं, लड़के चलो जल्दी से उठ जाओ, अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे यहाँ पर ये सब कुछ कर पाते हो, क्योंकि तुम ही ऐसे हो, इसके पास प्योर ब्लड लाइन की पावर है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर को एंसेस्ट्रल टैबलेट के साथ यूज करते हुए इस बड़े से डीमन से निजात हासिल करने में हमारी मदद करो, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। याओ उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंखें खोलता है, सामने की तरफ देखता है तो सामने एक बड़ा सा ककून दिखाई देता है। याओ कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि याओ यहाँ पर अल्टीवेशन मोड में था, इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं पता कि सामने बड़ी बैटल हो चुकी है और बहुत सारे एम्परर मार भी चुके हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं, ये डीमन एंसेस्ट्रल डीएटी है जो कि यहाँ पर फ्री होने की कोशिश कर रहा है। हर सेक्टर के लोगों ने बैट एम्परर ने मिलकर ये सब कुछ किया है। उन लोगों ने यहाँ पर एंसेस्ट्रल डीएटी को जगाने की कोशिश किया। उसने यहाँ पर बहुत सारे हमारे एम्परर्स को मारकर उनके डीमन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ से निकलने वाला है। अगर वो यहाँ से बाहर निकला है तो वो एक तबाही मचा देगा, तुम ही इसको रोक सकते हो। हमारा याओ उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर साथ ही कहता है, अब जबकि किसी ने मुझे कहा है कि मुझे ये करना है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। एम्परर ने उसे कहा होता है कि अपने एसेस ब्लड को एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर डालो। तो हमारा याओ अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है, अपने ब्लड को निकालता है और एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपने ब्लड को उसके साथ लगा देता है, साथ ही एनर्जी को उसमें इम्ब्यूट करता है। इसी हमारे याओ का ट्रू ब्लड लाइन वाला ब्लड जो होता है वो एंसेस्ट्रल टैबलेट के ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। उस जबरदस्त रोशनी के बीम के साथ ही बहुत ज्यादा पावर निकलती है। उस पावर के साथ साथ वहाँ पर से इसकी ट्रू फ्लेम्स निकलती है। फिनिक्स की जो ट्रू फ्लेम्स होती है वो काफी पावरफुल होती है, जो कि उस ककून के ऊपर पड़ती है और ककून के ऊपर फ्लेम्स पड़ने के साथ ही वो वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। तो याओ उसको खाक करने के बाद ऊपर से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, उसके दोस्त काफी बुरी हालत में होते हैं, यानी कि वो जख्मी होते हैं। हमारा याओ भी नीचे उतरने के बाद वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे हमारा याओ बेहोश हो जाता है उसी वक्त डीमन एम्परर जल्दी से वहाँ पर नीचे उतर आते हैं, याओ के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे गिरने से रोक लेते हैं और वहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों ने ब्लड डीमन डीएटी को यहाँ पर
दोबारा से इम्प्रेशन कर दिया है। तुम सभी लोगों को मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि जाओ जाकर ब्लड सेक्टर के बचे कुछ मेंबर्स को भी ढूंढो, जितने भी लोग मिले उन सभी को ढूंढ कर मार डालना ताकि दोबारा कभी भी इस तरह की मुश्किल क्रिएट ना हो सके। साथ ही उनसे कहते हैं कंपटीशन खत्म हो चुका है, तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और फिर डीमन एम्परर हमारे जाओ को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि मंकी किंग और बाकी के सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं वो बुड्ढा कुसड़ हमारे बॉस को कहाँ पर लेकर चला गया। नियाग भी वहीं पर खड़ी रह जाती है और हमारे जाओ के लिए काफी परेशान होती है। तो नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है एक पीक के ऊपर का, जहाँ पर डीमन एम्परर खुद रहते हैं। डीमन एम्परर के घर का सीन दिखाते हैं। हमारे जाओ को होश आती है, वहाँ की खोलता है तो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या, मैं जहाँ पर कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। तो एम्परर से कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम्हें उठने में काफी ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी उठ गए। अब मुझे वाकई में यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास ही फीनिक्स की पावर्स है। साथ ही उसे कहते हैं एक इंसान साथ में एक फीनिक्स। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, कि तुम एक इंसान हो या फिर तुम एक फीनिक्स हो, क्योंकि फीनिक्स की जो ब्लड लाइन की पावर है वो बहुत ज्यादा प्योर है। एम्परर डायरेक्टली उसे कहते हैं लड़के मुझे ये बताओ क्या तुम हमारी डीमन रेस के नो डीमन एबिस के नए डीमन एम्परर बनना चाहोगे। जाओ उसे कहता है क्या तुमने क्या कहा कि डीमन एम्परर, वो भी तुम्हारे डीमन सेक्टर का। जाओ उसके अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे यहाँ का तुम्हारा नया डीमन एम्परर बनना है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, क्या तुम हमारे यहाँ पर इंचार्ज बनना चाहोगे हमारे डीमन क्लैन के। अगर तुम यहाँ के डीमन एम्परर बन जाते हो तो तुम्हारे नीचे 10 रॉयल क्लैंस आएंगे और बाकी का पूरा 9 डीमन अबीस, यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन सभी के सभी को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। सभी लोग तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम एक बहुत ही बिग शॉट बन जाओगे। तो हमारा जाओ एम्परर की तरफ घूर कर देखता है, एम्परर उसकी तरफ देखते हैं। इसी के साथ ही हमारा जाओ बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और कहता है जाओ जाकर किसी और को पकड़ कर लाओ, मुझे डीमन एम्परर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीमन एम्परर वापस जाते हैं और उसे पकड़ कर ले आते हैं। डीमन एम्परर ने उसके सर में मारा भी होता है। तो जाओ वहाँ पर चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है। डीमन एम्परर उसे लेक्चर देते हुए कहते हैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर का नया डीमन एम्परर बनना है। अगर तुम हमारे नए डीमन एम्परर बन जाते हो तो तुम्हें इंसानी दुनिया के साथ अपना ताल्लुक तोड़ना होगा, तुम वापस अपनी इंसानी दुनिया में नहीं जा सकते। एक और बात, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें पूरे 15 मिनट देता हूँ, तुम्हारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट सोच लो और उसके बाद मुझे जवाब देना। कि हमारा जाओ बेचारा वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है और साथ ही सोच रहा होता है। इसने कहा कि अगर मैं डीमन एम्परर बनता हूँ तो मुझे इंसानों को छोड़ना होगा, ये तो बहुत ही बुरी डील है। तो कहता है मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वहाँ पर इंसानों में मेरी फैमिली है, क्योंकि मैं पहले एक इंसान ही था, इसी वजह से अपने इंसानी दोस्तों और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो एम्परर से कहते हैं क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि डीमन एम्परर के पास कितनी ज्यादा पावर होती है। अगर तुम डीमन एम्परर बनते हो तो तुम्हारा स्टेटस बहुत ज्यादा हाई होगा और तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। इतना ज्यादा तुम्हारे पास पावर है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम मुझसे भी ज्यादा फेमस डीमन एम्परर बन सकते हो। शाह उनसे कहता है मैं यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझसे कहा कि मैं आपका डीमन एम्परर बन जाऊँ, लेकिन प्लीज मैं अपनी इंसानी दुनिया को नहीं भूल सकता, जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहाँ को नहीं भूल सकता, मैं एक इंसान और इंसान ही रहूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात का वादा तो दे ही सकता हूँ कि अगर कभी भी फ्यूचर में नो डीमन एबिस के ऊपर मुश्किल आती है तो मैं तुम्हारा एम्परर बनकर यहाँ पर जरूर आऊंगा और तुम्हारी तरफ से डीमंस के साथ मिलकर फाइट करूंगा। तो डीमन एम्परर से कहते हैं मुझे ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अपनी फैमिली को फ्रंट पर रख रहे हो, यानी कि तुम्हें अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र है। तो तुमने ये कहा है तो मुझे पहले से पता था कि तुम इसी तरह कोई जवाब दोगे। ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें एम्परर बनने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ जरा अच्छे से पेश आना, स्पेशली तुम्हारा वो 6 कान वाला मंकी, वो तो पैदा ही हुआ है एक एम्परर बनने के लिए, लेकिन उसकी नेचर बहुत ज्यादा वायलेंट है, तुम्हें उसको संभाल कर रखना होगा और उसे अच्छे से कल्टीवेट करवाना होगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो अपनी रेस का एक एम्परर बन सकता है। हमारा डीमन सेक्टर भी फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर काउंट करेगा ताकि हम लोग तुमसे कुछ सीख सके कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो। जाओ कहता है क्या बस इतना ही, क्या मुझे यहाँ से जाना है। और उसे कहते हैं हाँ जाओ, अब तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिनर भी करवाऊँ। तो हमारा जाओ उठकर दरवाजे में चला जाता है और कहता है यहाँ पर इस रॉयल कंपटीशन को जीता और कंपटीशन को जीतने के बाद सिर्फ लेगेसी की पावर मुझे मिली है, पता नहीं वो कौन सी पावर है, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई नाम भी तो मिलना चाहिए था। ये नाम कहीं एम्परर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फटीचर है। और जैसे दरवाजे में पहुंचता है एम्परर से कहते हैं जरा रुको। हमारा जाओ फिर से पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे कुछ देना है। तो डीमन एम्परर से कहता है नहीं मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं देना, मैंने तो बस तुम्हें ये कहना था, तुमने जो भी कहा वो मैंने सुन लिया है। और अपने पास से वो एक रिंग निकालते हैं और जाओ की तरफ फेंक देते हैं और उसे कहते हैं ये एम्परर लेवल की स्पेस रिंग है, ये तुम्हारे लिए है। तो जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा जाओ भागता हुआ वापस आ जाता है। अब के एम्परर हमारे जाओ के जाने के बाद कहते हैं लड़के मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम डीमन बन सकते हो, इसी वजह से मुझे लेट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना। फिर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि हमारे जाओ के वहाँ से आने के बाद कुछ दिन गुजरने के बाद कि किंग और उसके बाकी के सारे दोस्त जो कि हीवनली लैडर के ऊपर ही थे, वो हीवनली लैडर के जिस स्टेप के ऊपर थे वहाँ पर से उन्हें लेगेसी की पावर्स मिली, उन सभी ने वहाँ से लेगेसी की पावर्स को हासिल कर लिया और काफी ज्यादा लेवल अप किया। लेकिन नो डीमन अबिस को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ब्लड सेक्टर डीमंस के साथ फाइट करते हुए इनके बहुत सारे डीमन एम्परर मारे गए हैं। डीमन एम्परर्स के मरने की वजह से नो डीमन अबिस को बहुत ही बुरा नुकसान पहुंचा है, जिसकी
वजह से बहुत ही थोड़े कल्टीवेटर्स बचे हैं जो कि एम्परर लेवल के हैं, या फिर कुछ किंग लेवल के कल्टीवेटर्स बचे हैं। याओ शुई क्योंकि वहाँ पर अपनी फिनिक्स पावर को रिलीज किया था, इसी वजह से सभी लोगों को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि इसके पास ट्रू ब्लड लाइन की पावर है। इसी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लैन के लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और बहुत सारे क्लैंस वालों ने उसको बहुत सारे तोहफे भी भिजवाए ताकि वो उसके साथ अच्छे टर्म्स में आ सके और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रख सके। अरे याओ का जहाँ पर काम खत्म हो चुका है, तो याओ नो डिमन अबीस के मिशन को पूरा करने के बाद अब वापस अपनी दुनिया में जाने को रेडी है। तो जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 41 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अरे याओ लॉन्ग फैमिली में वापस जाएगा तो वहाँ पर कैंगजन हॉल वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ भी से फाइट करनी है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वेंजेंस के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी को ऑफर होती है, सॉरी याओ को ऑफर होती है डीमन एम्पर बनने की, लेकिन हमारा याओ कहता है कि वो एक इंसान है और इंसान उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसकी फैमिली इंसान है, इसी वजह से उसे वापस अपनी फैमिली के पास जाना होगा। वो उनके लिए डीमन एम्पर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कभी मदद की जरूरत पड़े वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचेगा। तो एम्पर से अपने पास अपनी स्टोरेज रिंग देने के बाद भेज देते हैं। हमारा याओ वहाँ से वापस आने के बाद सीधा ईगल एम्पर के पास आता है। ईगल एम्पर के पास आने के बाद हमारा याओ सभी लोगों को मिलने वाला है क्योंकि अब वो यहाँ से वापस जा रहा है। तुम्हारा याओ वापस आने के बाद मंकी से मिलता है और मंकी से कहता है 6 ईयर मेरे वहाँ से जाने के बाद जब डीमन एम्पर मुझे अपने साथ ले गए थे, तुमने वहाँ पर लेगेसी की पावर को हासिल किया और इस लेगेसी की पावर को हासिल करने के बाद तुमने ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लिया। हालांकि तुम अभी एम्पर लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने फायर मंकी किंग रेस के अपने एम्पर बन सकते हो और उन सभी को लीड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम नो डीमन अबिस में रहो और अपने मंकीज का ख्याल रखो, उन सभी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते रहो। इतनी जल्दी मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगा। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद साथ ही रोना भी शुरू कर देता है और उसे कहता है ठीक है बॉस मैं यहीं पर रुकूंगा। फिर वो शौक से कहता है मुझे पता है कि वहाँ पर तुम्हें लेगेसी की पावर नहीं मिल सकी, लेकिन तुम्हें ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे ईगल एम्पर से कहा था कि मेरे एसेंस ब्लड को रख लें, वो मैं एसेंस ब्लड तुम्हें दिया जाएगा। तुम उस एसेंस ब्लड को अपनी बॉडी में यूज कर सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। जब तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लोगे आने वाले दिनों में तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। हो सकता है कि आज बहुत ही जल्दी तुम भी डीमन एम्पर बन जाओ। तो हाक उसे कहता है बॉस मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करूंगा और आपके वापस आने तक अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही बढ़ाऊंगा कि आपको मेरे पर फखर हो। उसी वक्त याओ और बाकी के सभी लोगों को साइड के ऊपर से जबरदस्त एनर्जी वेव दिखाई देती है। ये एनर्जी वेव इंसानों के इंपीरियल सिटी से आ रही होती है। याओ कहता है ये तो हमारे इंपीरियल सिटी की डायरेक्शन से आ रही है, लगता है कि वहाँ पर कैंगजन हॉल के लोग वापस आ गए हैं और मेरी लॉन्ग फैमिली को आकर परेशान कर रहे हैं। क्या इस तरह की पावरफुल एनर्जी वेव तो सिर्फ तभी निकल सकती है जब दो एम्पर लेवल के कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हैं। याओ फायर ईगल एम्पर से कहता है फायर ईगल एम्पर क्या आप यहाँ पर हमें इंपीरियल सिटी तक वापस भेज सकते हैं? हमें राइड चाहिए होगी, हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर वापस पहुंचना है। तो ईगल एम्पर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे ऊपर बैठ जाओ। सीन में लॉन्ग फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। इंसानों के इंपीरियल सिटी में लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग आउजन खड़े होते हैं। लॉन्ग आउजन अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने उनकी बिछड़ी हुई मोहब्बत उनके सामने खड़ी होती है, जिस लड़की से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। के साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके पीछे से कैंगजन हॉल के लोग बाहर निकलते हैं। लॉन्ग आउजन उनसे कहते हैं कौन हो तुम लोग और तुम लोग यहाँ पर मेरे घर में क्यों आए हो? क्योंकि हमारे लॉन्ग आउजन की गर्लफ्रेंड भागकर यहाँ पर आई थी तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर पहुंच आया है। तो उनकी गर्लफ्रेंड का नाम होवी होता है। तो होवी आउजन को देखने के बाद रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसे कहती है आउजन तुम तो अपनी टांगों पर फिर से खड़े हो सकते हो। यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है कि होवी ये कांगजन हॉल की एक डिसाइपल हुआ करती थी, लेकिन जब इसे लॉन्ग आउजन के साथ प्यार हो गया उसके बाद कांगजन हॉल के लोगों को इस बारे में पता चल गया। उन्होंने इसकी मेडियंस को बर्बाद कर दिया और मेडियंस को बर्बाद करने के बाद अंकल लॉन्ग आउजन की टांगे भी तोड़ दी गई, जिसके बाद अंकल लॉन्ग अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आ गए और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। लॉन्ग आउजन अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर वहाँ पर काफी हैरान होते हैं। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या ये वाकई में तुम हो वी? क्या ये तुम हो? तो वी भी जल्दी से भागती है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसी वो उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है वक्त पीछे से एक लड़का निकलता है, उसकी कमर पे हाथ डालता है और उसे कहता है वी तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम इस बारे में भूल रही हो कि हमारी पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हैं, अब तुम आउजन के पास नहीं जा सकती। तो आउजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के हिम्मत कैसी हुई मेरी वी को हाथ लगाने की। वो लड़का हमारे लॉन्ग आउजन की तरफ देखता है और उसे कहता है आउजन के अंकल से कहता है तुझे तो वही आउजन है जिसे कुछ साल पहले मैंने इसको भी बेकार बना दिया था, मैंने इसकी टांगे तोड़ दी और इसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन ये तो फिर से अपने पांव पर उठकर खड़ा हो गया है। ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो अंकल वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं वी को जाने दो, अगर तुमने उसे एक बार और टच किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही उसे गालियां भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा ठरकी किस्म का बंदा होता है। तो वो वी की गाल के ऊपर चाटना शुरू कर देता है और उसे कहता है ये अब मेरी फियांसे है, मैं यहाँ पर इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम इसके बारे में दिन में सपने देखना बंद करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर दोबारा
से मेरे हाथों में डिसेबल होना चाहते हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ी थी, इस बार मैं तुम्हारी टांगे तोड़ सकता हूँ। वी भी उसे कह रही होती है, अर्जुन प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल उसकी बात नहीं सुनते और बड़ी स्पीड से उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस लड़के को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचने लगते हैं, उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा अर्जुन को रोक देते हैं और कहते हैं यहीं पर रुको, तो यहाँ पर अपने इम्पल्सिस के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने सेंसेस को खोकर तुम इस तरह किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ग्रैंडपा उसे पीछे की तरफ हटा देते हैं और खुद सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इनसे बदला लेना है तो मैं यहाँ पर आज तुम्हारा बदला लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी तरफ से बदला ले सकता हूँ। और अब क्योंकि हमारे ग्रैंडपा एम्परर लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। वो उन सभी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले मेरे बेटे की टांगे तोड़ दी, इसकी मेडियंस को बर्बाद कर दिया, जबकि तुम यहाँ पर हमारी लॉन्ग फैमिली है खुद चल कर आए हो और चल कर आकर यहाँ पर हमारे गेट को भी तोड़ दिया और हमारे साथ यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। तो तुम्हें यहाँ पर इसका पे बैक करना होगा जो भी तुमने हमारी लॉन्ग फैमिली के साथ किया है। ग्रैंडपा अपने 5 में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपनी एक स्पेशल मूव जिसका नाम डुअल ड्रैगन फिस्ट होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं तो सामने की तरफ से उतनी फोर्स के साथ डबल एनर्जी उनके साथ टकराती है। ग्रैंडपा जल्दी से लुढ़कते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो 2 और एम्परर लेवल के मास्टर्स हैं जो कि लो लेवल के जान एम्परर्स हैं। तो वो कैंगजन हाल का लड़का अपने साथ 2 लो लेवल के जान एम्परर्स को लेकर आया होता है। कैल्डर ग्रैंडपा से कहता है अगर तुम हमें यहाँ पर उन पिलर्स के सीक्रेट के बारे में बता दो, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे पोते ने उन पिलर्स के सीक्रेट को हासिल किया है, अगर तुम बता देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे और साथ ही तुम्हें एक और ऑफर भी देंगे कि तुम हमारे कैंगजन हाल को गेस्ट एल्डर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे 9 पिलर्स के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस करना नहीं छोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते रहे तो मैं एक बात की गारंटी तुम्हें देता हूँ कि तुम सभी लोग आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। वो दोनों ही हाफ एम्परर से कहते हैं हमने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, हमने तुम्हें चूज करने का मौका दिया था, लेकिन तुम्हारी तो कोई डेथ विश है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तुमने इस मौके को गवा दिया, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारने वाला हूँ, लॉन्ग फैमिली में आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो वो दोनों ही एम्परर लेवल के मास्टर बड़ी स्पीड से उड़ते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से तो वो दोनों एम्परर लेवल के मास्टर्स ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, सेम उसी वक्त वो लड़का भी हमारे अर्जुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आराम से साइड पर खड़े होकर ये फाइट देखने वाले हो, एंजॉय करोगे। देखते हैं कि तुमने यहाँ पर रिकवरी करने के बाद अपनी टांगों पर खड़े होने के बाद कितना कल्टीवेट किया है, क्या तुम मेरे एक फुल पंच को बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं। तो वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा होता है। कल उसके पंच के बिल्कुल सामने होते हैं, उसका पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि अंकल पीछे वाली दीवार को तोड़ते हुए पीछे वाले घर की दीवार के साथ जाकर टकराते हैं, यानी काफी दूर जाकर गिरते हैं, वापस तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। वो लड़का अंकल के ऊपर अटैक करने के बाद उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और कहता है तुम कल भी एक लूजर थे और आज भी एक लूजर हो, जब चाहूँ तब मैं तुम्हारी मेडियंस को ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ सकता हूँ या मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। अंकल जो कि दीवार के साथ गिरे पड़े होते हैं, वो लड़का वहीं से खड़े खड़े अपनी एनर्जी बीम को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने लगता है और कहता है चलो ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बेकार सी जिंदगी का अंत ही कर देता हूँ, क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस धरती के ऊपर बोझ हो। उसकी एनर्जी बड़ी स्पीड से जा रही होती है हमारे अलोंग अर्जुन के ऊपर अटैक होने के लिए। उसी वक्त ऊपर से हमारे जाओ की हेलबर्ड नीचे की तरफ गिरती है, हेलबर्ड के साथ वहाँ पर अटैक होता है, एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ चिल्लाकर कहता है मैं उस इंसान के पीसेस कर दूंगा जो भी मेरे अंकल को छूने की कोशिश करेगा। फायर ईगल एम्परर वहाँ पर लैंड करता है। फायर ईगल एम्परर के ऊपर हमारा जाओ और उसके साथ मी यांग होते हैं, तो हमारा जाओ और फायर ईगल एम्परर जल्दी से ग्राउंड के ऊपर लैंडिंग करते हैं और वो दोनों ही एम्परर जल्दी से जंप करते हैं, पीछे की तरफ फट जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डीमन एम्परर लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन एक डीमन एम्परर यहाँ पर क्या कर रहा है, जाओ और मी यांग दोनों ऊपर खड़े होते हैं और वहां से ऊपर खड़े होकर उनसे कहते हैं ग्रैंडपा मैं वापस आ गया हूँ। दूसरी तरफ एक सोल्जर भागता हुआ जाकर लॉन्ग अर्जुन को भी उठाता है और सहारा देते हुए साइड के ऊपर ले जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है। वो सोल्जर उनसे कहता हाँ ये ठीक है, बस बेहोश है। तो प्राइम मिनिस्टर जी टाइहा के पास जो बंदा था जिसका नाम जिन फेंग था, वो लड़का जो कि कैंगशन हाल का एक मेंबर है, वो वापस जाने के बाद इनको यहाँ पर लेकर आया था। तो जिन फेंग भी वहीं पर खड़ा होता है। वो अपने साथ वाले लड़के से कहता है यंग मास्टर यही वो लड़का है, इसी लड़के के पास 9 पिलर्स का सीक्रेट है। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है तो क्या ये वही लड़का है जिसने लास्ट में हमारे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था। लड़के के साथ हमारा अपना भी हिसाब बाकी है, इसके पास 9 पिलर्स का सीक्रेट भी है, तो चलो जल्दी से इसके पास 9 पिलर्स का सीक्रेट ले लेते हैं, लेकिन पहले इसकी जान लेंगे। उसके बाद माना जाओ गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता, अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 9 पिलर्स के सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ? नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। हमारे जाओ चुई का लेवल क्योंकि अभी तक असेंड नहीं हुआ, वो अभी तक एक जान किंग है, इसी वजह से पावर्स को रिलीज करता है। तो वो लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से जान किंग और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑफेंड कर सकते हो। वो मजाक के ऊपर अटैक करने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है, जाओ उसी वक्त अपनी जेब के अंदर से टोकन को निकालता है और उस टोकन को उसके सामने कर देता है। जैसे ही वो उस टोकन को सामने करता है तो वो लड़का वहीं पर उसके पास ही रुक जाता है, अपने अटैक को भी रोक देता है, क्योंकि वो टोकन उनके सीनियर मास्टर का होता है। कैंगशन हाल के सीनियर मास्टर टैंग ने हमारे जाओ को ये टोकन दिया था। इस टोकन के सामने तो एम्परर को भी झुकना पड़ता है। वो लड़का उसके सामने रुक जाता है। हमारा
जाओ उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जाओ कहता है, हमारा जाओ उनसे कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम में से वो कौन सा बंदा है जिसने मेरे अंकल आउजुन के ऊपर अटैक करके उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी किया। तो वो यंग मास्टर अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ खाने के बाद कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे एल्डर तुम्हें अपना टोकन क्यों देंगे? ये तो हमारे सीनियर एल्डर का टोकन है। हमारे कैंक्शन हॉल के सीनियर एल्डर्स अपने टोकन किसी को भी इस तरह नहीं देते, वो भी किसी बाहर वाले को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो टोकन है ये एक फेक टोकन है। इसी वजह से जो भी हमारे कैंक्शन हॉल की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको जहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी, तुम्हें मरना होगा। वो दोनों हाफ लेवल के जो एम्पर होते हैं वो दोनों ही कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मिड लेवल के जान एम्पर या फिर ऐसे एम्पर जो कि इससे भी ज्यादा हाई लेवल पर हो, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे कैंक्शन हॉल के सीनियर मास्टर्स बन सकते हैं। इस आम से लड़के के पास जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हाई लेवल का जान किंग है, इसके पास ये टोकन कहाँ से आया है? ये अपने पास टोकन क्यों रखे हुए है? ये तो काफी सा स्पेशल लड़का लगता है। तो यंग मास्टर उसका नाम भी पता चल गया, उसका नाम युनफी होता है। तो यंग मास्टर युनफी उसकी बातें नहीं सुनता, अपने एल्डर्स की बातें नहीं सुनता, बल्कि हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि इसकी पावर्स लो है, वो टोकन भी फेक है। एल्डर चिल्लाकर उसे कह देते हैं, युनफी रुक जाओ, उसके ऊपर अटैक मत करना। वो जाओ के करीब पहुंचता है, ईगल एम्पर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं। इसी के साथ ईगल एम्पर अपने दूसरे बाजू को घुमाते हुए अपने हाथ के साथ उसके बाजू को चॉप कर देते हैं, यानी कि उसका एक बाजू ही काट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वेंजेंस के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कैंक्शन हॉल का यंग मास्टर युनफी माने जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसी वक्त जाओ अपने पास उसे टैबलेट दिखाता है, स्पेशल टैबलेट जो कि मास्टर टैंग ने उसे दिया था। वो भी कैंक्शन हॉल के एक सीनियर मास्टर है, इसी वजह से वो वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लास्ट सीन के ऊपर एम्परर उसका बाजू पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से उसके बाजू को काट देते हैं, जिससे वो वहीं पर दर्द के मारे जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। अपने साथ वो जो दोनों मास्टर्स को लेकर आया था, दोनों हाफ एम्परर्स, वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जाओ ने उस लड़के को नीचे गिरा लिया है। युनफी को नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर अपना पांव रखता है और उससे कहता है, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे ये बताओ कि तुम में से वो कौन बंदा था जिसने मेरे अंकल को हर्ट किया है। लेकिन युनफी बेचारा आगे से उसे कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं होता, वो बस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, मेरा बाजू मेरा बाजू। तो जाओ कहता है, लगता है कि तुम ऐसे जवाब नहीं देने वाले। वो अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है, तो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि उसी वक्त दोनों ही हाफ एम्परर बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, यानी जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके। वो दोनों ही एक साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन क्योंकि ईगल एम्परर वहां पर खड़े हैं, ईगल डीमन एम्परर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो दोनों एम्परर्स पीछे की तरफ गिरते हैं। वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराते हैं, क्योंकि ईगल एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल एम्परर है। ईगल एम्परर के हाथ के ऊपर खून भी लगा होता है, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर पंजे से अटैक किया था। तो ईगल एम्परर कहते हैं, मुझे तो लगा था इंसानी एम्परर लेवल के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, हम डीमन एम्परर्स के मुकाबले में तुम कमजोर हो। वो दोनों हाफ एम्परर उसका खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोग वाकई में हमारे कैंक्शन हॉल के साथ पंगा लेना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि तुमने हमें यहाँ पर मारा, जहाँ पे यंग मास्टर युनफी को नुकसान पहुंचा, कैंक्शन हॉल वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ईगल एम्परर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, और तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है कि तुम कौन हो? और वो वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। उनके साथ जितने लोग आए होते हैं वो सभी लोग कहते हैं, मास्टर आपको यहाँ पर उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वो ईगल एम्परर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो डीमन एम्परर कहीं हमारे यंग मास्टर युनफी को मार न डाले। तो ईगल एम्परर जब फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, तो वो दोनों लो लेवल के एम्परर हैं, जिनको मैं पहले हाफ एम्परर कह रहा था, वो दोनों मास्टर्स के साथ हिट होते हैं और दीवार से बाहर जाकर गिरते हैं। ईगल एम्परर उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर अपने यंग मास्टर को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ। और बड़ी स्पीड से उड़ता बाहर जाता है और जाकर उन दोनों को भी उठाकर ले आता है। जिनफेंग को भी दिखाते हैं, वो बेचारा बहुत सा घबरा जाता है। जुनजी उसकी तरफ ही आगे बढ़ता है और कहता है, तुम भी तो यहीं पर हो, तुम्हें भी यहाँ पर हम सजा मिलेगी। वो उसे कहता है, मेरे करीब मत आना, मैं कैंक्शन हॉल का डिसाइपल हूँ। लेकिन हमारा जुनजी उसे भी काफी ज्यादा पीटता है। पीटने के बाद वो इन सभी लोगों को पकड़कर यहाँ पर ले आते हैं। एम्परर भी उन दोनों मास्टर्स को उठाकर वहाँ पर ले आता है, जुनजी के सामने आकर फेंक देता है और उसे कहता है, मैंने इन दोनों की जान पावर्स को सील कर दिया है, आप इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर आप इनको मारना चाहे तो आप इनको मार भी सकते हैं। तो हमारा जुनजी अपने पास से मास्टर टैंक वाले उस टैबलेट को बाहर निकालता है और उनसे कहता है, जल्दी से ये बताओ कि मैं तुम लोगों को किस तरह सजा दूं। तो वो सभी लड़के जो कि कैंक्शन हॉल के डिसाइपल्स होते हैं, वो उसके हाथ में इस टैबलेट को देखते हैं और कहते हैं, इसके ऊपर तो मास्टर टैंक का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये सीनियर टैंक का टैबलेट है। सीनियर टैंक ने इसे अपना टैबलेट क्यों दिया होगा? जल्दी से जल्दी उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उससे कहते हैं, यंग मास्टर आपके पास मास्टर टैंक का टैबलेट है, इसका मतलब यह है कि आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं, हम लोग अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। उसी वक्त वहाँ पर सीटू चिंग, उसकी बहन सीटू लियांग और साथ में रॉयल अकेडमी के डीन जो कि उनके ग्रैंडपा हैं, वो भी वहाँ पर अपीयर होते हैं। वो लोग वहाँ पर आते हैं इनकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर सीन देखकर वो काफी हैरान होते हैं। सीटू चिंग हमारे जाओ को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से भागती हुई आती है और हमारे जाओ जी के साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है, तुम वापस आ गए। हमारे जाओ से कहता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मास्टर ने मुझे इतना ज्यादा वार्म वेलकम दिया है, आपने तो आते ही मुझे अपने गले से लगा लिया।
ईगल एम्परर और उसके ग्रैंडपा दोनों दूर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है कि यहाँ पर देखो जरा ये दोनों क्या नैन मटक्का कर रहे हैं। सीटू चिंग उसे कहती है मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत परेशान थी क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल, इसी वजह से मेरा परेशान होना बनता है। मुझे ये बताओ कि अब तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। कैंगजन हॉल के कुछ लोग जहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो हमारी रॉयल अकेडमी में भी आए थे और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, उनके ऊपर अटैक किया ताकि मेरे ग्रैंडफादर भी उनको रोक नहीं पाए थे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ग्रैंडपा से 9 सेपिलर्स के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं जो तुम्हें वहाँ से मिला है, इसी वजह से वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो जाओ से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है मिस सीटू चिंग क्या तुम इन लोगों की बात कर रही हो? ये सभी लोग तो कैंजन हॉल से यहाँ पर आए हैं। मिस उसे कहती है हाँ ये तो वही लोग हैं, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने अकेडमी में आकर हंगामा किया था। शुनजी कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, मैंने यहाँ पर ये सारा मसला हल कर दिया है, लेकिन मुझे इस बात की और भी ज्यादा खुशी हुई है कि तुम मेरे बारे में मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो कि दौड़ी दौड़ी यहाँ पर चली आई। अब मुझे लगता है कि अब मैं आराम से यहाँ पर मर सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं होगा। सीटू चिंग उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मिस सीटू लियान वहाँ पर खड़ी होकर कह रही होती है ये तो कुछ ज्यादा चिटर चिटर कर रहा है। साथ ही हमारा जाओ अपने हाथ में उस टैबलेट की तरफ देखता और कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये टैबलेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि कैंगजन हॉल के लोग भी इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मेरे सामने घुटने टेक देंगे। मैंने तो बस एक गैस लगाया था, ये मास्टर टैंक ने मुझे दिया था। मास्टर टैंक का टैबलेट देखकर ये लोग मेरे सामने घुटने टेक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कैंगजन हॉल में मास्टर टैंक का होता बहुत ही बड़ा होगा, उनका स्टेटस हाई होगा। तो हमारा जाओ उन लोगों से कहता है जबकि तुम सभी लोगों को पता चल चुका है कि मेरे पास एल्डर टैंक का टोकन है तो तुम सभी को ये भी पता होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। लोग कहते हैं जी सर हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है, हम लोग वापस जाएंगे, वापस जाकर मास्टर टैंक को ये सारी बात बताएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर जाओ उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है फिर इस कचरे को अपने साथ उठाकर ले जाओ। तो वो लोग कहते हैं और बाकी के दोनों एल्डर्स का क्या हम लोग उनको भी अपने साथ ले जाएं? तो गुस्से के साथ उनकी तरफ देखता और कहता है नहीं तुम लोग उनको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, उन्होंने मेरे अंकल को हर्ट किया है और मेरे अंकल को हर्ट करने की वजह से वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कंपनसेट करेंगे। सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं ठीक है यंग मास्टर हम लोग जा रहे हैं और वो अपने यंग मास्टर जुनफी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके वहां से चले जाने के बाद जाओ ईगल एम्पर से कहता है इन दोनों को हमारे डिटेन सेल के अंदर ले जाओ, डंजन में जाकर इन लोगों से पूछताछ करो और साथ ही इनसे पूछो हमारे अंकल को जख्मी करने के बदले में ये हमें क्या कंपनसेशन देने वाले हैं क्योंकि हमारे अंकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईगल एम्पर से कहते हैं ठीक है जो मेजेस्टी मैं अभी जाता हूँ और जाकर इनके पास से जो कुछ है वो सब कुछ छीन लेता हूँ। जाओ सोच रहा होता है क्योंकि ये दोनों ही लो लेवल के एम्परर्स हैं तो इन दोनों के पास काफी सारा खजाना भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही कैंगजन हॉल के पावरफुल एल्डर्स हैं तो इनके पास से कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। ग्रैंडमा हमारे जाओ की तरफ देखकर बहुत ज्यादा प्राइड फील कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है यंग जनरेशन के लोग इतना ज्यादा अचीव कर सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छी बात तो ठीक है कि यंग जनरेशन के लोग ओल्ड एज में आकर हमसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये लड़का तो आज ही मुझे सरपास कर चुका है क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल ईगल डीमन एम्परर इसका फॉलोअर है, वो इसको फॉलो कर रहा है और इसे अपना किंग कह रहा है। अब इतना ही नहीं बल्कि इसके पास तो कैंगजन हॉल के एक एल्डर जो कि बहुत ही पावरफुल एल्डर है उनका टोकन भी है। इसका मतलब यह है कि कैंगजन हॉल के सीनियर एल्डर ने इसे खुद वो टोकन दिया होगा। तो ये ग्रैंडपा नहीं बल्कि रॉयल अकेडमी के डीन बात कर रहे होते हैं। तो रॉयल अकेडमी के डीन कहते हैं ये तो बड़े अफसोस की बात है कि इसकी शादी पहले से तय हो चुकी है, वरना मैं अपनी पोती सीटू चिंग की इसके साथ एंगेजमेंट करवा देता और शादी करवाता। तुम्हारे जाओ के ग्रैंडपा लॉन्ग उसे कहते हैं जुई तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी वाइफ दोनों ही कमरे के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो दोनों घर में और काफी ज्यादा परेशान है। जाओ कहता है ठीक है ग्रैंडपा मैं वापस चला जाता हूँ। तो वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। जबकि सीटू चिंग जब ये बात सुनती है कि इसकी वाइफ वहाँ पर अंदर इंतजार कर रही है तो वो कहती है इसको वाइफ कहा जा सकता है क्योंकि इन दोनों की शादी होना तय थी, लेकिन जाओ कुछ अर्सा के लिए वापस नहीं आया। इसी वजह से प्रिंसेस रूडीजी इनके घर में आकर इसकी माँ का ख्याल रख रही है क्योंकि इन दोनों की एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, बस शादी होना बाकी है जो कि कानूनी कार्रवाई है वो तो हो ही जाएगी। इसी वक्त जाओ जाने से पहले फिर से मैं सीटू चिंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मास्टर तुम रॉयल अकेडमी में वापस चली जाओ, सब कुछ यहाँ पर सेटल करने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं पर आऊंगा। मिस सीटू चिंग से कहती है ठीक है मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो हमारा जाओ उसके बाद वापस की तरफ चल पड़ता है। जब वो वापस जा रहा होता है अपनी मॉम से मिलने के लिए तो वहीं पर रास्ते में उसे अंकल आउशुन दिखाई देते हैं जो कि वी के साथ चिपके बड़े होते हैं, वो उसे किस करने वाले होते हैं। उन दोनों को देखकर करता है हालांकि मेरे अंकल अब काफी बुढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनकी जवानी बाकी है। पर उसे देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा जख्मी है, लगता है कि अपने जख्मों को भूल चुके हैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद। सीन में इंडर मैंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम और प्रिंसेस रूडीजी दोनों खड़ी होती हैं। प्रिंसेस रूडीजी के पास मॉम से कहती है बेटा मैं अपने बेटे यूई से कैसे मिलूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि उसे सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। तो रूडीजी उसे कहती है मदर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे मिलने के लिए जहाँ पर जरूर आएगा, वो है तो आप ही का बेटा, चाहे आपने उसे जन्म ना ही दिया हो। तो हमारा जाओ वहाँ पर दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और अंदर आ जाता है। अंदर आती हमारा जाओ उनकी बातें सुन लेता है। जाओ अंदर आती है इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं
नहीं देता कि माँ को पता चले कि वो उसका असली बेटा नहीं है। वो कहता है मदर मैं वापस आ गया हूँ। तो उसकी मॉम भागती हुई जाती है और जाकर उसे गले से लगा लेती है। उसे कहता है मॉम प्लीज मुझे माफ करना, मैं अगली बार कभी भी तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा जिससे कि तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो। यहाँ पर इन दोनों माँ बेटे में दोबारा से पैचअप हो जाता है और उसके बाद प्रिंसेस रूडी जी दूर खड़ी देख रही होती है। तो अपनी मॉम के साथ बातचीत करने के बाद हमारा जाओ अपनी वाइफ के पास आता है। प्रिंसेस रूडी जी अपनी खिड़की में खड़ी बाहर की तरफ देख रही होती है, जबकि उसी वक्त हमारा जाओ पीछे से आता है और आकर उसके साथ लिपट जाता है और उसे कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मुझे मिस किया और ऊपर से तुम तो मेरे घर में पहुंच आई हो। मेरी माँ का इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर नहीं था, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी माँ का ख्याल रख रही थी। प्रिंसेस रूडी जी उसे कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हें पता है ना कि हम हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हैं और एक वाइफ का यही तो काम होता है अपने हस्बैंड की माँ का ख्याल रखना। हमारा जाओ से कहता है लेकिन हमारी तो अभी तक शादी कंप्लीट ही नहीं हुई, हमारी तो सिर्फ एंगेजमेंट का ऐलान हुआ था और अभी रस्मी तौर पर शादी करना तो बाकी है। तो प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन शादी की डेट तो निकल चुकी है, जो डेट हम लोगों ने फिक्स की थी उस पर तुम आई नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारी शादी हो चुकी है, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर में आ चुकी हूँ। बाकी रही रस्मों की बात, वो तो हम लोग कुछ ही अर्सा में पूरी कर ही लेंगे, क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो तो हम लोग बहुत ही जल्दी दोबारा वो रस्में पूरी करके एक दूसरे के साथ होंगे। उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं यहाँ पर तुमसे एक बार फिर कहता हूँ हम लोग यहाँ पर पूरी सेरेमनी करें, मैं यहाँ पर फिर से तुमसे पूछता हूँ कि मुझसे शादी करोगी। वो उसे कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है आज ही दोपहर के वक्त एम्परर ने दोबारा से ऐलान किया कि जाओ जुई वापस आ चुका है और जाओ जुई के वापस आने के बाद इन दोनों की शादी दोबारा से की जाएगी, जो कि रस्मी तौर पर शादी होगी। सभी लोगों को इनवाइट भी किया जाएगा, तो जितने भी लोग होते हैं पूरे इंपीरियल सिटी के सभी लोगों को पता चल चुका है कि जाओ जुई वापस आ गया और उसकी शादी भी हो रही है। सभी लोग हमारे जाओ की तारीफें कर रहे होते हैं और साथ ही लॉन्ग फैमिली की तारीफें कर रहे होते हैं कि उनकी लॉन्ग फैमिली और उसके ग्रैंडपा क्योंकि अब नेशनल टीचर बन चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने इस इंपीरियल कंट्री के लिए अपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं और हमारी आर्मी के साथ मिलकर हमेशा दुश्मन को हमसे दूर रखा है। कि इन दोनों की शादी के बाद भी यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जाओ जुई प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद एक प्रिंस बन जाएगा। इन दोनों की शादी देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि बहुत ही जल्दी शादी होगी और हम सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी और उसके साथ प्रिंसेस रूडी जी उन दोनों की शादी फिर से होने वाली है। पहले उनकी शादी की सिर्फ बात हुई थी और एंगेजमेंट के बाद जुंजी नो डिमन अबिस में चला गया था। तो यहाँ पर ऑफिशियली उनकी शादी होने वाली है। तो यहाँ पर बाजारों में लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं। तो फाइनली यहाँ पर प्रिंसेस की शादी होने वाली है, वो भी लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के साथ। लॉन्ग फैमिली का जो यंग मास्टर है वो अपनी कामी उम्र में जनरल बन चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इन दोनों की शादी देखने का बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रॉयल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सीटू चिंग हमारे जुंजी से मिलने के लिए इंतजार कर रही होती है, क्योंकि सीटू चिंग से हमारे जुंजी ने कहा था स्कूल में जाकर इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। सीटू चिंग को भी इस बारे में पता चलता है कि पहले से नई अनाउंसमेंट हुई है। उस अनाउंसमेंट के मुताबिक जुंजी की शादी होने वाली है और इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में उन दोनों की शादी होने वाली है। साथ ही उसे कहती है इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, ये बिजनेस है जिसके साथ जाओ को खुद ही निपटना होगा। तो उसकी बहन सीटू लियान उसे कहती है बस भी करो, तुम ये कर क्या रही हो, ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए जाऊँ जाकर तुम्हारे लिए उस लड़के को उठाकर ले आऊं क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती हो, तुम नहीं चाहती कि प्रिंसेस के साथ उसकी शादी हो। तो उसकी बहन रोना शुरू कर देती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं अपने कल्टीवेशन रूम में जा रही हूँ, यहाँ पर बाहर रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। जाओ भी यहाँ पर आए तो उसे भी अंदर मत आने देना, उसे कहना कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, मैं कल्टीवेट कर रही हूँ। उसकी बहन कहती है अच्छा ठीक है। साथ ही वो अंदर से हंस रही होती है और कहती है जरा मेरी बहन की तरफ देखो तो सही, एक लड़के को लेकर कितनी ज्यादा परेशान है। मुझे इसकी शक्ल से दिखाई दे रहा है कि जो उस लड़के के लिए अंदर से रो रही है, ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जबकि यहीं पर एक और लड़की का भी सीन दिखाते हैं। फेरी लू तो आपको याद ही होगी, फेरी लू भी अपनी बोर्ड के ऊपर बैठी होती है, उसकी नौकरानी उसके पास आती है, उसे कहती है मिस कहीं आप दोबारा से मिस्टर जाओ के बारे में तो नहीं सोच रही। तो उसकी मिस उसे कहती है हाँ मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। इस लड़के का स्टेटस अब मुझसे बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और ऊपर से प्रिंसेस रूडी सी के साथ उसकी शादी होने वाली है। बस उम्मीद कर सकती हूँ कि वो लड़का प्रिंसेस रूडी जी के साथ एक बहुत ही हंसी खुशी लाइफ गुजारे। यहाँ पर तीसरी केट नैन किलिंग को भी दिखाते हैं। केट नैन किलिंग भी इस बात से काफी गुस्सा होती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लड़का प्रिंसेस के साथ शादी कैसे कर सकता है। तो लैन भी उसके साथ ही होती है। वो लैन से कहती है लैन प्यार तुम उससे करती हो, लेकिन वो शादी प्रिंसेस से कर रहा है, मुझे पता था कि वो प्रिंसेस से शादी करेगा, वो बहुत ही कमीना है। कहानी सुनाने वाला कहता है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के दिल टूट चुके हैं। वहाँ पर जाओ को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी शादी की खबर पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में फैल चुकी है और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां जो कि उस पर मर मिटी थी, उन सभी का दिल टूट गया है। तो हमारा जाओ इन सारी की सारी बातों से बेखबर अपनी डंजन की तरफ जाता है। वो लॉन्ग फैमिली की डंजन में जाता है जहाँ पर उसने
ईगल एम्परर को एक काम सौंपा था कि उन दोनों इंसानी एम्परर जो कि कांगशन हाल के एम्परर्स थे, दोनों से इन्वेस्टिगेट करना, उनके पास से कुछ ऐसा निकलवाना है जो कि उनके काम का हो। हमारा जाओ आगे की तरफ चलते हुए सोच रहा होता है, मेरी शादी सिर्फ 15 दिन में होने वाली है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने जहाँ पर किसी ऐसी पावरफुल फोर्स के साथ पंगा ले लिया है जो कि मुझे भारी पड़ेगी। मैंने कांगशन हाल वालों से पंगा लिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सभी से इतनी आसानी के साथ पीछे छुड़ा पाऊंगा। वजह से मुझे यहाँ पर कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी। वो चलता हुआ अंदर आ जाता है जहाँ पर एम्परर खड़े होते हैं, तो वो ईगल एम्परर से कहता है कैसा चल रहा है, क्या तुमने इन सभी से निमट लिया। ईगल एम्परर उनसे कहते हैं मैंने इनके पास से काफी सारी किंग लेवल की टेक्निक्स निकाली है, वो स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। कुछ ऐसे इनकम्प्लीट एम्परर लेवल के स्किल्स भी निकले हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसके अलावा इनके पास से मुझे बहुत सारी लो लेवल के एलिमेंटल स्टोन्स भी मिले हैं और मिड लेवल के भी स्टोन्स भी मिले हैं। ईगल एम्परर हमारे जाओ से कहते हैं मुझे लगता है कि इनके पास से हमें और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो बिल्कुल बेकारी निकले, जितना तो ईगल एम्परर इन एम्परर के पास इससे ज्यादा होना चाहिए था। जाओ ईगल एम्परर से कहता है नहीं, ये हम इंसानों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कांगशन हाल के एल्डर्स के पास बहुत कुछ होना चाहिए और इनके पास वाकई में काफी कुछ निकला है। इनके पास से तो इतने सारे किंग लेवल के आर्टिफैक्ट्स और किंग लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स निकल आई है, हमारे लिए इतना काफी है। हमारा जाओ उन दोनों एल्डर्स के सामने झुकते हुए कहता है, मैं जहाँ पर तुम सभी की सिंसियरिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी किंग लेवल की टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स देखकर हमारी काफी ज्यादा मदद की। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर आराम से गुजारेंगे जब तक कि आपके लोग आपको लेने के लिए यहाँ पर आ नहीं जाते। चिल्लाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम तो यहाँ पर हद पार कर रहे हो। उसे कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमें बंदी बनाकर रख सकते हो। जाओ उनकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर आ जाता है। वो लोग बाहर आते हैं तो ईगल एम्परर से कहते हैं मैजेस्टी मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कुछ कर सकता हूँ। तो हमारा जाओ थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है, जाओ एम्परर से कहता है मुझे पता है कि जब वो सारे लोग वापस पहुंचे होंगे तो वापस पहुंचने के बाद एल्डर टैंग के साथ उनकी बात हुई होगी। एल्डर टैंग उन सभी को वापस हमारे पर अटैक करने से रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से सारी तैयारी कर रखना होगी। एल्डर टैंग उन्हें आने तो नहीं देंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नो डिमन एबिस में वापस जाओ और जाकर कुछ पावरफुल दोस्तों की मदद लेकर आओ, उनको यहाँ पर लेकर आ जाना। ईगल एम्परर से कहता है ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी, मैं इस बात को श्योर करूंगा कि आपकी शादी वाले दिन यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोग यहाँ पर कुछ पावरफुल एम्परर्स को लेकर आएंगे और हम लोग यहाँ पर आकर पहरा देंगे। हमारा जाओ से कहता है ईगल एम्परर मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आना, क्योंकि मैं 6 ईयर को देखना चाहता हूँ। मंकी और बाकी के मेरे दोस्तों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, उनका मेरी शादी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्परर से कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपकी शादी आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। और एक और बात, आपकी शादी बिल्कुल परफेक्ट होगी, वहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं होने देंगे। एम्परर उड़ते हुए सीधे नो डिमन एबिस की तरफ निकल जाते हैं। जाओ सोच रहा होता है हालांकि मैंने यहाँ पर नो डिमन एबिस के काफी सारे पावरफुल एम्परर से मदद मांगी है, लेकिन फिर भी मुझे भी यहाँ पर अपने आप को लेवल अप करना होगा, मुझे यहाँ पर तैयारी कंप्लीट करनी होगी। अपने पास से उस रिंग को निकालता और कहता है दोनों एल्डर्स के बहुत बहुत शुक्रिया कि उन दोनों एल्डर्स के पास से मुझे इतने सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं कि मैं रिसोर्सेज को यूज करते हुए यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू को अचीव कर सकता हूँ। करता हूँ कि अगले 2 हफ्तों में यहाँ पर मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो शादी का दिन आ जाएगा। तो हमारा जाओ वहाँ से वापस रूम की तरफ चला जाता है, जबकि मिस सीटू चिंग अभी भी अपने रूम में बैठी हमारे जाओ के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है अगर जाओ आज यहाँ पर चला आता है तो मैं उस लड़की को माफ कर दूंगी, लेकिन हमारे जाओ को तो इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें कांगशन हाल का दिखाया जाता है। कांगशन हाल जो कि 4 होली लैंड में से एक बड़ी होली लैंड है। कांगशन हाल के मेन हाल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कांगशन हाल का लीडर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। तो वो यंग मास्टर जिसका बाजू कटा है, जिसका नाम जुनफी था, उसका फादर जहाँ पर कंप्लेंट लेकर आया होता है, अपने कांगशन हाल के लीडर से कहता है और आपको पता है कि उस लड़के याओ जुई ने हमारे 2 एल्डर्स को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के ने मेरे बेटे का बाजू काट दिया और मेरे बेटे के बाजू काटने के बाद उसने हमारे कांगशन हाल की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। ऊपर से हमें यहाँ पर मास्टर टैंग से भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आखिर मास्टर टैंग ने अपना टोकन एक बाहर वाले बंदे को क्यों दिया, वो भी एक ऐसे लड़के को जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, जो हमारा दुश्मन है। हमें इससे एक्सप्लेनेशन चाहिए। एल्डर टैंग से पूछा जाता है कि एल्डर टैंग आप बताएं कि आपने उसे अपना टोकन क्यों दिया था। तो एल्डर टैंग भी वहीं पर बैठे होते हैं। एल्डर टैंग कहते हैं आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ से एक दूसरी लैंड की तरफ गया था, वहाँ पर रास्ते में मुझे एक लड़का मिला जो कि बहुत ज्यादा गिफ्टेड और टैलेंटेड लड़का था। वो यान सीकर था, यानी कि वो यान स्टोन्स को ढूंढ सकता था। मैंने उसके साथ मिलकर थोड़ा सा काम किया और उसके बाद मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैंने उसे अपना टोकन दे दिया। मैंने उसे कहा कि जब वो किंग लेवल पर पहुंच जाएगा, जब वो यान किंग बन जाए, हमारे कांगशन हाल में आ जाए, कांगशन हाल में उसको एल्डर की सीट दी जाएगी। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का इतनी तेजी के साथ जहाँ तक पहुंच जाएगा, क्या वो हाफ एम्परर स्टेप तक पहुंच चुका है। तो लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में क्या दुनिया में ऐसा भी कोई लड़का है, कोई ऐसा भी इंसान है जो कि एल्डर टैंग को इतना ज्यादा पसंद आया हो कि आपने अपना सीनियर वाला टोकन उसे दे दिया हो। तो बहुत ही रेयर बात है। वो दूसरा एल्डर फिर से उनसे कहता है माय लॉर्ड मास्टर टैंग, क्या आप दोनों मुझे इस बात का बताएंगे मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए कब जा सकता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने मेरे बेटे का बाजू काटा और अपने एल्डर्स को बचाने के लिए हम लोग कब जाएंगे। तो उनका जो लीडर होता है वो उसे कहता है अब पास भी करो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। तुम्हारा बेटा युनफी वहाँ पर खुद ही मुश्किल क्रिएट करने के लिए गया था। मुझे ये बताओ कि उसका लॉन्ग फैमिली में काम क्या था। पिछली बार भी उसने लॉन्ग फैमिली के साथ पंगा लिया था और
उनके अंकल की टांगे तोड़ दी थी। इस बार फिर से वो वहाँ पर लॉन्ग फैमिली में चला गया। वो लड़का गलत नहीं होता तो वो इतनी बुरी तरह से जख्मी भी नहीं होता, उसने अपनी करतूतों से मार खाई है। साथ ही लीडर कहता है और ऊपर से उस लड़के को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मैं ये फैसला करता हूँ कि उस लड़के को कांगशन हॉल में बुलाया जाए और कांगशन हॉल में बुलाने के बाद उस लड़के को हमारे कांगशन हॉल का एक एल्डर बनाया जाएगा और एल्डर टैंग मैं चाहता हूँ कि आप उसके मास्टर बने और उसे गाइड करें। एल्डर कहते हैं लेकिन हमारे एल्डर अभी भी उनके पास बंदी है। एल्डर कहते हैं हाँ मैं ये बात भी करने वाला हूँ। लड़के को उसी सूरत में बख्शा जाएगा अगर हमारे दोनों एल्डर सही सलामत होंगे। अगर वो हमारे एल्डर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता तो हम उसे अपना एल्डर बना लेंगे। एल्डर फिर से कहता है लेकिन लीडर क्या वाकई में हम लोग उस लड़के को यहाँ पर सजा नहीं देने वाले? उसने मेरे बेटे का बाजू काटा है, हम क्या इसकी सजा उसे नहीं देंगे? लीडर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरे बेटे का बाजू कटा है, मैं तुम्हारे बेटे को पर्सनली हील करूंगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन उसने क्योंकि रूल्स को तोड़ा है, मर्जी के बिना वहाँ पर गया था, इसी वजह से उसके ठीक होने के बाद अगले 5 साल तक उसे अकेले कल्टीवेट करना होगा। उसे हमारे सेक्टर से निकाला जाता है। वो एल्डर वहाँ पर उसे थैंक यू तो बोल देता है लेकिन अंदर से बहुत सा गुस्सा होता है और कहता है ना एक दिन मैं उस लड़के याओ शुई से इस बात का बदला लेकर आऊंगा, मैं इतनी आसानी के साथ उसे नहीं छोड़ने वाला। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में फिर से इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। इंपीरियल सिटी का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर आसमान के ऊपर से येलो लाइटनिंग के 9 बोल्ट्स गिरते हैं। वो सभी लोग उस तरफ देख रहे होते हैं क्या है यहाँ पर ये 9 बोल्ट कहाँ पर गिरे हैं। उन्हें लगता है कि शायद नो डीमन अबेस की तरफ कोई डीमन ब्रेक थ्रू कर रहा है, डीमन किंग लेवल तक पहुंचा है, इसी वजह से वहाँ पर लाइटनिंग गिर रही है। तो ये डिवाइन पनिशमेंट होती है कि जब भी कोई डीमन अपनी कोर के साथ अगला ब्रेक थ्रू करने वाला आता है आसमान के ऊपर से उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है। तो ये लाइटनिंग हमारे जाओ के ऊपर गिर रही होती है। जाओ के ऊपर जब लाइटनिंग गिरती है तो वो लेवल अप कर जाता है और वो एक टॉप लेवल का यान किंग बन चुका है। कहानी बताने वाला कहता है कि पूरी की पूरी इंसानों की हिस्ट्री में ये अकेला इंसान है जो कि एक ही वक्त के ऊपर इंसानी टॉप लेवल का यान किंग है और साथ में एक टॉप लेवल का डीमन किंग भी है। जाओ कहता है शुक्र है कि ये थंडरबोल्ट्स मेरे पर तब गिरे जब मैंने लेवल अप कर लिया, मैंने इसको आसानी से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन साथ ही वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरे 3 दिन गुजरने के बाद जब हमारे जाओ को होश आती है, वो टेंट के अंदर लेटा होता है। वो उठकर सामने की तरफ देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। उसके सामने उसका ब्रदर फीचेंग होता है, उसके हाथ में एक पैन होता है, पैन में पानी होता है। वो उसे देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पैन अपने हाथ से थ्रो कर देता है, सीधा हमारे जाओ के सर के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसके सर पर पानी गिर जाता है। क्लाउड वन चलाकर उसे कहता है बेवकूफ ये तुमने क्या कर दिया, देखो तुमने ब्रदर को पूरा गीला कर दिया है। वो दोनों ही भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं शुक्र है कि बॉस तुम ठीक हो, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। देर के बाद वो सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फीचेंग कहता है बॉस तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ पर थंडर पनिशमेंट को फेस किया और लेवल अप कर लिया, तुम्हारी वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे जब हमने पहली बार तुम्हें देखा। क्लाउड वन रोना शुरू कर देता है, उसे कहता हाँ पहली बार जब हमने तुम्हें देखा तुम्हारी पूरी बॉडी जली हुई थी, हमें तो लगा कि तुम मर गए हो, शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 45 और हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे जैसे नए चैप्टर्स आते जाएंगे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ अपने दोनों भाइयों के साथ बैठा होता है, तो फीचेंग और क्लाउड वन उसके पास आते हैं और कहते हैं शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्लाउड वन जुंजी से कहता है हम लोग इंपीरियल सिटी में थे, हमें उसी वक्त वहाँ पर पता चला कि कांगशन पैलेस के लोगों ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक किया है, तो हम लोग वहाँ से भागते हुए जल्दी से यहाँ पर चले आए। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला कि तुमने तो यहाँ पर सब कुछ पहले से संभाल लिया और हमारी तो यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और उसके बाद में पता चला कि तुम कल्टीवेट करने के लिए माउंटेन की तरफ आ गए हो। हम लोग जल्दी से भागते हुए माउंटेन की तरफ आए ताकि तुम्हें ढूंढ सके और तुमसे मिल सके। काफी अर्सा गुजर चुका है, हम तुम्हें मिले नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर आए तुम कल्टीवेट कर रहे थे तो हम आसपास खड़े हो गए ताकि कोई दौरान तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद तुम्हारे पर थंडरबोल्ट्स गिरे और तुम्हें उठाकर हम लोग तंबू में ले आए। फीचेंग से कहता है बिग ब्रदर तुम पिछले 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ से गायब थे, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हमारा जाओ दोनों से कहता है ब्रदर्स तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है, मैं वापस आ चुका हूँ और साथ में तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट्स भी लेकर आया हूं। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स दिखाता हूँ। क्लाउड वारो से कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम नो डीमन अबीस से मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डीमन लड़की लेकर आए होगे। हमारा जाओ उनको अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर चुटकी भी जाता है तो सामने एक बड़ा सा ब्लैक टाइगर आता है। उस ब्लैक टाइगर के सर के ऊपर एक स्नेक बैठा होता है। तो हमारा जाओ उनसे कहता है एक ग्रीन स्नेक ड्रैगन है और इसके साथ एक डीमन विंग टाइगर है। दोनों को मैंने पर्सनली तुम दोनों के लिए चूज किया है, चलो जल्दी से सिलेक्ट करो कि इनमें से कौन सा तुम अपने लिए माउंट के तौर पर यूज करने वाले हो। तुम्हें इन लोगों की बहुत ज्यादा केयर भी करना होगी। फीचेंग तो जल्दी से भागता हुआ हट्टे कट्टे टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है, उसके साथ लिपट जाता है और कहता है ये टाइगर बहुत ज्यादा कूल है बॉस, मुझे ये वाला टाइगर चाहिए। कि हमारा फीचेंग उस छोटे से स्नेक ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है बॉस तुम्हें नहीं लगता कि ये स्नेक ड्रैगन बहुत ज्यादा छोटा है, क्या मैं इसके ऊपर कैसे बैठ कर जाऊंगा, मुझे तो लगता है कि मुझे इसे अपने कंधे पर उठाकर जाना पड़ेगा। वो स्नेक किंग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को बढ़ाती है, तो अपने साइज को भी बड़ा कर लेती है। तो वो उस छोटे से टाइगर से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि असल में वो एक ड्रैगन है लेकिन अपने साइज को स्नेक के बराबर
भी छोटा कर सकती है। और वो ड्रैगन उसे कहती है मैं ड्रैगन डीमन किंग हूँ जो कि ग्रीन स्नेक किंग से ग्रो होने के बाद इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। तो हमारा जाओ से कहता है तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ये एक ड्रैगन किंग है और ड्रैगन बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और ऊपर से एक लड़की है, तुम्हें इसके नखरे भी उठाना पड़ेंगे। तो कहा था कि तुम्हें एक लड़की चाहिए, लो मैंने तुम्हें एक लड़की दे दी है। तो हमारा जाओ कहता है ठीक है बॉस, तुमने कह दिया तो ठीक है, मैं इस ड्रैगन का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। साथ ही वो ड्रैगन किंग से माफी भी मांगता है। हमारा जाओ अपने दोस्तों से कहता है अब अगले कुछ दिनों तक तुम लोग मेरे घर पर रह सकते हो, लॉन्ग फैमिली में तुम्हारा वेलकम है, मेरी शादी होने तक यहीं पर रुकना। फी चैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग तुम्हारे घर पर रुकेंगे। यहीं पर फी चैंग उसे मास्टर की याद भी करवा देता है। वो कहता है मुझे स्कूल जाकर अपने मास्टर से मिलना है। जैसे ही जाओ ये बात सुनता है कि मास्टर से मिलना है, उससे भी याद आ जाता है कि उसने मास्टर सीटू चिंग से कहा था वो उसे स्कूल में मिलने के लिए आया था। वो जल्दी से भागता हुआ वहाँ से जाता है और कहता है लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि अगर मास्टर वहाँ पर इंतजार कारी हुई तो बहुत ही बुरा होगा। बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। फी चैंग कहता है इसे क्या हुआ, जितनी तेजी के साथ यहाँ से भाग कर क्यों जा रहा है, जबकि क्लाउड वन को समझ आ जाती है। क्लाउड वन कहता है मुझे लगता है कि उसकी फैमिली में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अब उसे जाकर उसकी बीवी से मार पड़ने वाली है। तो जाओ जल्दी से भागता हुआ रॉयल अकेडमी में वापस पहुंचता है। जब वो अपनी रॉयल अकेडमी में वापस पहुंचता है तो सीटू चिंग के मेंशन में जाता है। वो बाहर से चिल्लाकर कहता है मिस सीटू तुम कहाँ पर हो, उसे कोई भी आवाज नहीं आती। जाओ कहता है अगर तुम कल्टीवेट कर रही हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिर मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वापस जाने लगता है उसे अंदर से मंकी वाइन की खुशबू आती है। वो कहता है जी तो वाइन की खुशबू है। वो अंदर की तरफ जाता है, दरवाजा खोलकर सामने देखता है तो उसकी मास्टर वहाँ पर काफी सारे वाइन के मटके लेकर बैठी होती है और उसने सारी की सारी गटक ली होती है और टल्ली हो चुकी होती है। भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है मास्टर ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी ज्यादा पी है। उसकी मास्टर उसकी तरफ देखती है और कहती है झूठे कहेंगे, ये तुमने क्या किया, और साथ ही उसे किस कर देती है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन का सीन जो है वो हमें बिस्तर के ऊपर दिखाया जाता है। मिस सीटू चिंग हमारे जाओ के साथ होती है और जाओ उसके साथ लिपटा पड़ा होता है। मिस सीटू चिंग अपनी आंखें खोलती है, जाओ को देखती है, फिर साथ ही जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उससे याद आता है लास्ट नाइट उसने जाओ के ये सब कुछ करने के लिए खुद ही कहा था। शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया, लास्ट नाइट में बहुत ज्यादा पी चुकी थी और टल्ली होने के बाद मैंने जाओ को अपने साथ ये सब कुछ करने दिया। वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है लड़के ये तुमने क्या कर दिया, चलो जल्दी से उठकर यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा जाओ भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है मास्टर ये क्या, लास्ट नाइट तुम ही तो मुझे बता रही थी कि मुझे क्या क्या करना है और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे जैसे तुमने कहा था। नीचे लेटना है, ऊपर लेटना है, जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ तुम्ही ने मुझे पोजीशंस बताई थी। साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है अपनी सारी जिंदगी इन सारे के सारे रूल्स को याद रखूंगा, अगली बार भी हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करेंगे और मैं प्रिंसेस रूडी जी के साथ शादी कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी कंकुबाइन बनाने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। सीटू चिंग उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो जाओ कहता है अब जबकि तुमने इस बात के लिए हाँ कह ही दिया तो क्यों ना हम लोग एक बार फिर से करें। लेकिन इसी के साथ ही हमारे जाओ को किक पड़ती है और मिस सीटू चिंग उसे उठाकर रूम से बाहर फेंक देती है और कहती है शादी से पहले तक तो इस बार में दोबारा सोचना भी मत। हमारा जाओ वहाँ से बाहर निकलता और कहता है वो ब्लश कर रही थी, इसका मतलब यह है कि वो मान गई है और वो वहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो पेड़ के ऊपर मिस सीटू लियान बैठी होती है। तो लियान उसे कहती है मेरी बहन ने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया। उसे कहता है क्योंकि इसको प्यार कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं इसलिए उसने मुझे माफ किया है। सीटू लियान जंप करते हुए नीचे उतर आती है और उसके सामने आकर कहती है अगर तुमने मेरी बहन को दोबारा से गुस्सा दिलाया, तुम्हारी वजह से मेरी बहन अगर दोबारा रोई तो वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जाओ उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तुम मुझसे इस तरह की बात कह सकती हो, लेकिन मेरी बात का यकीन करो मैं तुम्हारी बहन को जिंदगी में कभी भी दोबारा रोने नहीं दूंगा, एक बार हम दोनों की शादी हो जाने दो। सीटू लियान भी शर्माते हुए कहती है ये इंसान तो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोचती थी। तो यहाँ पर फिर से कहानी सुनाने वाला आ जाता है। शादी का दिन आ चुका है। शादी के दिन गली बाजार सब कुछ सजा दिए गए हैं, जितनी भी दुकानें वो सब कुछ सज चुकी हैं, सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ये सभी इंसान लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शादी का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। वहीं पर ईगल एम्परर को भी दिखाते हैं कि वो अपने साथ कुछ और डीमन एम्परर्स को लेकर इन्हीं गलियों में आसमान के ऊपर मौजूद है ताकि वो सर्वेलेंस कर सके, यानी नजर रख सके, कोई भी यहाँ पर आकर पंगाना क्रिएट करे। यहाँ पर हमारे मंकी को भी दिखाते हैं। मंकी भागता हुआ बाजार में से गुजरता है तो रास्ते में उसने एक झोला लटका रखा होता है, रास्ते में से फल चोरी कर रहा होता है। वो एक जगह के ऊपर से केले उठाता है। एक दूसरा बंदा जो कि वहाँ पर शुगर कोटेड बंस बेच रहा होता है उसकी स्टिक्स को वहाँ से उतार लेता है और स्टिक के अंदर वहाँ पर केले ठूस जाता है। ये सब कुछ अपने झोले में भर लेने के बाद वो लॉन्ग फैमिली में पहुंच जाता है। लॉन्ग फैमिली में पहुंचने के बाद वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ता है, जंप करते हुए हमारे जाओ की तरफ आगे बढ़ता है। जाओ उसे कैच करता है, वो उसे गले से लगा लेता है। जाओ कहता है गुड बॉय, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी और लगता है कि तुमने दोबारा से लेवल अप किया है। तो मंकी उसे कहता है हाँ बॉस मैंने दोबारा से लेवल अप किया और ये वाला लेवल अप भी बाई चांस हुआ है। हमारा जाओ से कहता है तुम मेरे मेंशन में यहाँ पर रह सकते हो क्योंकि इस वेडिंग के खत्म होने तक तुम यहीं पर रहो, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की जरूरत है। और यहीं पर एक सीन हमें शूरा डीमंस का भी दिखाया जाता है। शूरा डीमंस के एक बड़े से पगोडा के अंदर जहाँ पर उसकी वाइफ मून को रखा गया होता है। उसकी मून क्योंकि उन लोगों की सेंटर्स बन चुकी है, वो वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही है और अपनी पावर्स को भी बढ़ा रही है। कि जो मास्टर होती है वो उसको वहाँ पर गाइड कर रही होती है। तो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने के बाद टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। तो उसके साथ उसकी जो नौकरानी होती है वो उसे कहती है आपको बहुत सा बधाई हो कि आप एक टॉप लेवल की सेंटर्स बन चुकी है। मून उसे कहती है नैनी तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं यहाँ पर लेवल अप करती हूँ तो लेवल
लेवल अप करने के बाद तुम मुझे मेरी माँ को देखने दोगी। चलो मुझे अपने साथ लेकर इम्प्रिजन में चलो, यानी कि डंजन में चलो, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। यहाँ से सीन फिर से इंपीरियल सिटी में जाता है, जहाँ पर फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन शादी होने वाली है। जाओ के मेंशन के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उसके घोड़े को सजाया गया होता है और लड़कियां वहाँ पर तैयारी कर रही होती है, क्योंकि हमारा जाओ दूल्हा बनकर तैयार हो चुका है। उसके साथ ही उनकी पालकी भी आ चुकी है, जिसमें दुल्हन को बिठाकर वापस लाया जाएगा। उनसे कहा जाता है कि मिस्टर जाओ अपने घोड़े पर बैठे, अपनी दुल्हन को लेने के लिए चले। तो जाओ अपने घोड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है चलो चलते हैं। तो फीचंग कहता है प्लीज जल्दी से रास्ते से हाइट पे हट जाए, क्योंकि हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाने वाला है। पर उसकी मदर और मीनियांग को भी दिखाते हैं। मदर कहती है नियांग प्लीज मुझे माफ करना, तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में होंगी, क्योंकि तुम भी हमारे जाओ को पसंद करती हो। मीनियांग कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जाओ के साथ रहूंगी तब तक मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे शादी करने वाला है। तो हमारा जाओ अपनी बारात लेकर चल पड़ता है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं जनरल जाओ अपनी वाइफ को लेने के लिए जा रहे हैं, प्रिंसेस रोजारियो प्रिंसेस रूडी जी को लेने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आओ और इस वेडिंग का हिस्सा बनो। लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, जबकि यहीं पर खिड़कियों में काफी लोगों को दिखाते हैं, स्पेशली मिस लू को भी दिखाते हैं। फेरी लू ऊपर खड़ी होती है, जाओ से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर बधाई देती हूँ तुम्हारी एक हैप्पी मैरिज के लिए। जेकब को भी दिखाते हैं, जेकब ऊपर खड़ा देख रहा होता है, फिर साथ ही वहाँ पर नोट उड़ाना शुरू करता है और कहता है जो भी मेरे ब्रदर जाओ के साथ हाल तक उसकी दुल्हन को लेने के लिए उसका बाराती बनकर जाएगा, वहाँ तक मैं पैसे उड़ाता जाऊंगा और तुम सभी लोग ये पैसे उठाते जाना। नीचे वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखो यहाँ पर पैसों की बारिश हो रही है। लैन और केट को भी दिखाते हैं, वो दोनों भी वहाँ पर जाओ को दूल्हा बनने में जाता हुआ देख रही होती है। लैन कहती है उम्मीद करती हूँ कि जाओ उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा खुश रहे। मिस सीटू चिंग और मिस सीटू लियान भी वहीं पर साइड के ऊपर एक होटल में बैठी होती है, वो दोनों भी बारात को जाता हुआ देख रही होती है। लियान कहती है बहना क्यों ना हम लोग वापस चले जाएं। तो उसकी बहन सीटू चिंग उसे कहती है नहीं, मेरे डिसाइपल की जहाँ पर शादी होने वाली है, मैं कैसी मास्टर हूँ जो अपनी डिसाइपल की शादी के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी, मैं यहाँ पर रहकर उसकी शादी होते हुए देखूंगी। हमारा जाओ फाइनली पैलेस के दरवाजे पर पहुंच जाता है और कहता है क्या वाकई में यहाँ पर अब मेरी शादी होने वाली है। साथ ही वो कहता है काश यहाँ पर मून के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होता, अगर मून के साथ कुछ बुरा नहीं होता तो कब का मैंने मून के साथ शादी कर ली होती। वो कहता है लेकिन ये भी ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी रूडी जी के साथ शादी करने के बाद थ्रोन के ऊपर बैठना होगा, क्योंकि अगर एक बार मैं प्रिंस बन गया तो मेरे पास नई पावर्स आ जाएंगी। उन पावर्स को यूज करते हुए मैं शूरा डीमन से जाकर बदला ले सकता हूँ और अपनी वाइफ को लेकर आ सकता हूँ। पैलेस के दरवाजे खोलने का कहा जाता है कि दूल्हा आ चुका है, जल्दी से पैलेस के दरवाजे खोल दिए जाएं। तो एक बंदा जो कि ऊपर खड़ा होता है वो कहता है पहले कभी भी यहाँ पर ये सारे गरीब लोग नहीं आए, लेकिन जनरल जाओ अपने साथ इन सभी गरीब लोगों को बाराती बनाकर ले आए, यहाँ पे इन सभी का क्या करेंगे। जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं उसी वक्त जाओ अपने बारातियों से कहता है तुम सभी लोग लॉन्ग मेंशन में वापस चले जाओ, वहाँ पर तुम सभी के खाने का बंदोबस्त किया गया है, जाओ जाकर एंजॉय करो। हमारा जाओ उन सभी को वापस भेजने के बाद अकेला वहाँ पर अंदर आता है। हमारा जाओ घोड़े से उतरकर अंदर जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि दूल्हा आ चुका है, तो यहाँ पर सेरेमनी पूरी करने का टाइम आ चुका है। हमारा जाओ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर किंग बैठे होते हैं। किंग उठकर खड़े होते हैं और उससे वहाँ पर वेलकम करते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को कभी भी हर्ट मत करना, वो रोनी नहीं चाहिए। जबकि प्रिंसेस भी वहाँ पर अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है। तो हमारा जाओ किंग से कहता है एम्परर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ। प्रिंसेस के दादाजी कहते हैं चलो अब बस भी करो, इस लड़के को अपने दामाद को धमकियां देना बंद करो, जहाँ पर हम लोग सेरेमनी को स्टार्ट करें। तो फादर कहते हैं ठीक है हम लोग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जाओ के हाथ में प्रिंसेस का हाथ पकड़ाया जाता है। फादर कहती है मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जाओ कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। तो वहाँ पर सेरेमनी का जो तरीका होता है उसके मुताबिक उन्हें कहा जाता है कि ग्राउंड के ऊपर अपना सर झुकाओ, उसके बाद अपने पेरेंट्स के सामने अपना सर झुकाओ, फिर उसे अपने ससुर और सास के सामने अपना सर झुकाना होता है। और इस तरह इन दोनों की सेरेमनी जब कंप्लीट हो जाती है तो सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद कहा जाता है कि ठीक है आज के बाद तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो। यहाँ पर कहा जाता है कि तुम दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी है। उसी वक्त आसमान से आवाज आती है जहाँ पर जाओ जुई कौन है। तो हमारा जाओ अपनी दुल्हन के साथ ऊपर आसमान की तरफ देखता है, तो वहाँ पर वही एल्डर होता है जिसका बेटा युनफी था, अपने साथ कुछ और एम्परर लेवल के एल्डर्स को लेकर आया होता है। वो वहाँ पर चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ पर 3 लोगों को ढूंढ रहा हूँ, एक का नाम जाओ जुई है, दूसरी का नाम लॉन्ग बाटियान है, तीसरे का नाम लॉन्ग आउजून है। वो तीनों लोग यहाँ पर हमें दे दो, अगर तुम वो तीनों लोग नहीं देते तो तुम में से कोई भी यहाँ पर से सही सलामत वापस नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।